जी नमस्कार। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और देश का माहौल जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दावों का। आप देख रहे हैं कि जगह जगह मोदी की गारंटी की बात हो रही है। ये सवाल मैं पहले भी उठा चुका हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या, क्योंकि ये देश एक संविधान से चलता है। अब संविधान में तमाम तरह की गारंटियां दी गई हैं, जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे बैठक करने की स्वतंत्रता है, मुझे संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, मुझे कहीं से भी कहीं जाने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में मैं कहीं पे बस सकता हूँ, इस तरह की आज़ादी है। मुझे रोज़गार करने की स्वतंत्रता है, मैं जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ। तो तमाम तरह की स्वतंत्रता है और गारंटियाँ हैं। सरकार को मेरा ख्याल रखना है। एक संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। तो अब सवाल ये है कि जब सारा कुछ इस देश के संविधान से तय होता है कि इस देश के नागरिकों को सरकार किस किस चीज़ की गारंटी देगी, तो ये आखिर मोदी गारंटी क्या चीज़ है? क्या ये संविधान में लिखी ही बातें हैं या संविधान से कुछ अलग बातें हैं? और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं उसको तो अलग से कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो जाहिर है कि मोदी गारंटी में हालांकि वो कह रहे हैं कि सबको खाना मिलेगा, सबको कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन ये तो भाई संविधान भी कह रहा है। तो असल में मोदी गारंटी ये है कि अगर आप किसी दूसरे दल में हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, आपने कोई गलत काम किया है, तो आपके घर ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है। लेकिन अगर आप भाजपा के साथ हो जाएंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मोदी गारंटी ये है कि आप भाजपा को चंदा दीजिए खूब। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड दुर्भाग्य से ख़त्म हो गया उनके लिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए चंदा दे दीजिए, लोगों को पता भी ना लगे, और आपको मोदी सरकार बहुत सारे ठेके दे देगी। जैसे अडानी साहब के जहाज़ में मोदी जी चलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने आ रहे थे, तो अडानी के जहाज़ से आए। सारा चुनाव प्रचार वो अडानी के जहाज़ से करते हैं। तो भाई उसके बदले में अडानी को कुछ देना होगा ना। तो उन्होंने अडानी को इस देश के तमाम छोटे बड़े ठेके दे दिए, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ठेके दे दिए जिसमें अडानी का कोई अनुभव नहीं है। आप अगर एक लोक निर्माण विभाग की सड़क बनाने का ठेका लेना चाहें तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 3 साल का अनुभव है कि नहीं। तो सवाल ये उठता है कि बिना कोई अनुभव हुए अनिल अंबानी को राफेल जहाज़, जो कि लड़ाकू जहाज़ है, बनाने का ठेका कैसे मिल जाता है? अडानी साहब को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने का ठेका कैसे मिल जाता है? तो इस तरह की तमाम चीज़ें देश में हो रही हैं जो नियम कानून को ताक पे रख के हो रही हैं, और यही मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी ये है कि अगर आपका नाम मुकेश अंबानी है और आप अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं जामनगर में, और आपने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को बुला रखा है, जैसे रिहाना है, इवानिका ट्रंप हैं, तो उस हवाई अड्डे को 10 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मोदी गारंटी है कि नियम कानून से अलग जाके वो आपकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते आप भारतीय जनता पार्टी और उनकी मदद करने को तैयार हो। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और इस तरह के कौन कौन से भ्रम फैला रखे हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों पसंद करते हैं? जो उनको पसंद करते हैं, सब लोग तो नहीं करते हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 39% लोगों ने ही वोट दिया उनको, यानी कि अभी आधे से कम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो जो एकदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सामान्य लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी जो है ये राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास करती है,
ये लोग देश के लिए काम करते हैं, ये किसी जाति या धर्म के लिए काम नहीं करते हैं। और बाकी पार्टियों को वो बता देते हैं कि वो जातिवादी पार्टियां हैं या फिर वो परिवारवादी पार्टियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल हो कि ये कितनी राष्ट्रवादी पार्टी है। अब सबको मालूम है कि जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। भाग लिया भी या जेल गए भी तो माफ़ी मांग के बाहर आ गए। और कोई ऐसा उदाहरण बड़े नेताओं में नहीं है, सावरकर को छोड़ के, कि जो कि माफ़ी मांग के जेल से बाहर आया हो। भगत सिंह ने तो फांसी का फंदा भी चूम लिया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जो लोग गांधी जी की हत्या के पीछे जिनकी जो साजिश कर रहे थे, जो साजिश में शामिल थे, ऐसे लोग भला राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की आज़ादी मिलने के पहले आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी को, जिनकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है जैसा किसी और दूसरे भारतीय के नाम से नहीं जाना जाता, आज़ादी के आंदोलन के पहले आप आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता की अगर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आज़ादी मिली नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं? ऐसे लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं, ये पूछने वाला सवाल है। और अभी भी देखा जाए तो देशभक्त के नाम पे तो सिर्फ दिखावा है। तिरंगे झंडे हैं, नारे हैं, वंदे मातरम है, भारत माता की जय है, लेकिन असल में सत्ता की राजनीति है, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने की और अपने पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति है। वो लोग कैसे देशभक्त हो सकते हैं जो सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियां निजी हाथों को बेच रहे हैं, जो सारे अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों का निजीकरण कर रहे हैं। आप तो जनता के लिए काम कर नहीं रहे, आप तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देश हित में कैसे हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग इस देश को बेचने को तैयार हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हिंसा का भी समर्थन करते हैं, जो इस देश में जिस तरह से उत्तर दक्षिण का बंटवारा हो गया है, जिस तरह से मणिपुर में मैतेई और कुकी का बंटवारा हो गया है, जिस तरह से बाकी जगहों पे हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो गया है, तमिलनाडु से कई बार ये स्वर उठ चुका है कि तमिलनाडु तो एक अलग देश बनना चाहिए। तो जो देश में इस तरह की प्रतिक्रिया पैदा कर रहे हैं, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी नेता आजकल आसाम की जेल में बंद है, उसने कहा कि अगर आप हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो मैं सिख धर्म के नाम पे एक खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। तो जो दूसरे लोगों में इस तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहे हैं, वो देश को आप बताइए अंदर से मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं? और जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? देशभक्त तो वही हो सकता है, जैसा मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जब साथ में मिल के रहेंगे तब ये देश मजबूत होगा। तो इस पे हमको विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तो वो विष्णु के अवतार ही हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, वहाँ पूजा की। तो सवाल ये है कि एक धार्मिक स्थल था बाबरी मस्जिद, उसको गिराया गया, फिर वहाँ राम मंदिर बना। अब जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो तो यही मानता है कि ईश्वर एक है। अब अगर ईश्वर एक है और अलग अलग धर्म उस ईश्वर को पाने के अलग अलग तरीके हैं, तो एक धर्म का उपासना स्थल उसको गिरा के दूसरे धर्म का उपासना स्थल बनाना अपने धर्म का, ये धार्मिक काम कैसे हो सकता है? बाबरी मस्जिद गिराई गई थी राजनीतिक कारण से, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और राम मंदिर बनाया गया है राजनीतिक कारण से, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए।
ये धार्मिक मंदिर नहीं है, ये राजनीतिक मंदिर है। ये बात हमारे दिमाग में बहुत साफ होनी चाहिए। धर्म का काम तो तब कहा जाता जब बाबरी मस्जिद को गिराए बिना अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाता और पूरा देश उसमें शामिल होता। आप कह रहे हैं कि ये देश का मंदिर है, लेकिन सब लोग इसको देश का मंदिर नहीं मानते हैं। अभी देश में जितने अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व की विचारधारा में नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं कि ये देश का मंदिर है। ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की देन है और वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए। धर्म का काम तो ये होता है जब आप बिना इंसान का जाति धर्म पूछे आप उसकी सेवा का काम करें। जैसे सिख धर्म में आप देखिए, बांग्लादेश में जब रोहिंग्या शरणार्थी आए तो खालसा एड नाम की संस्था इंग्लैंड से आके वहाँ पे एक लंगर चलाती है। अब ना तो बांग्लादेश में कोई सिख रहते हैं, ना म्यांमार में कोई सिख रहते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। तो जहाँ कोई सिख बहुसंख्यक आबादी ना हो, वहाँ पे सिख लोग जाके भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए लंगर चलाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जब यूक्रेन से लोग पलायन कर रहे होते हैं तो पोलैंड की सीमा पे सिख लोगों ने जाके लंगर खोल दिया ताकि जो परेशान लोग यूक्रेन छोड़ के आ रहे हैं उनको खाना मिल जाए। ये है इंसान की सेवा का काम। इसको धर्म कहा जा सकता है, बल्कि यही धर्म है, इंसान की सेवा करना बिना उसका जाति धर्म पूछे। आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, आपका जाति धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपको बड़े सम्मान के साथ बैठ के वहाँ लंगर खिलाया जाएगा। तो धर्म का काम क्या है वो बहुत साफ है। और किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष रखना, उसके धार्मिक स्थल को गिरा के अपना धार्मिक स्थल बनाना, ये तो धर्म का काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अब ये राजनीति हो रही है कि जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद है और विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ बताया जा रहा है कि जांच करके देखा जाए कि पहले यहाँ कोई मंदिर तो था या नहीं। मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति न्यायालय ने दे दी है। इसी तरह मशूरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद में ये जांच का आदेश हो गया है कि पता किया जाए कि जहाँ शाही ईदगाह है वहाँ कोई मंदिर तो नहीं था या मंदिर गिराया तो नहीं गया वो बनाने के लिए। और इस तरह से और भी मामले अब देश में खुलते जा रहे हैं और इन सारे विवादों से ये तय है कि इसका फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या अब हमारे पास सिर्फ यही काम रह गया है कि हम जगह जगह मस्जिदों में जाके देखें कि क्या वहाँ कोई पहले हिंदू मंदिर के कोई निशान तो नहीं है जिसको गिरा के वो बनाई गई हो? क्या यही धर्म का काम है? तो ये जो हो रहा है इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये एक राजनीति है। इससे आसान कोई राजनीति हो नहीं सकती कि आप एक विवाद खड़ा कीजिए और विवाद का फ़ायदा आप वोटों के रूप में प्राप्त कीजिए। तो हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि इससे उनके धर्म की हानि हो रही है या उनका धर्म आगे बढ़ रहा है। अगर वो सिख धर्म की तरह अपना समय, अपनी ऊर्जा इंसान की सेवा में लगाएं तो मेरे ख्याल से उसके ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन जिस राजनीतिक दिशा में हम चल पड़े हैं वो तो हमें सिर्फ कलह की तरफ ले जाएगा और कलह सिर्फ देश को कमज़ोर ही करेगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मूल बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म के नाम पे जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे देश के अंदर जगह जगह प्रतिक्रिया हो रही है और देश के बाहर भी हो रही है। अभी आप देखिए, मालदीव ने हमको कह दिया है कि भारत के सैनिक यहाँ से हटा लिए जाएं मई तक। छोटा सा देश, लेकिन वहाँ वो नहीं चाहता कि भारतीय सैनिक रहें। हमारे जितने पड़ोसी हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वो सब हमारा साथ छोड़ के उन्होंने चीन से हाथ मिला लिया है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी गए, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, उनको लगा कि अमेरिका हमारा दोस्त बन गया है। लेकिन उनके लौटने के तुरंत बाद
अमेरिका ने भारत पे आरोप लगा दिया कि भारत सरकार अमेरिका के अंदर एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या कराने की साजिश रच रही है। इसके पहले कनाडा तो एक आरोप लगा ही चुका है कि भारत सरकार के एजेंटों ने एक खालिस्तानी समर्थक की कनाडा में हत्या की। तो ये देश के ऊपर इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे देश की बदनामी हो रही है, किरकिरी हो रही है। ऐसे आरोप देश के ऊपर पहले कभी नहीं लगे हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि मोदी जी दुनिया में भारत का बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस सरकार की करतूतों से देश की बदनामी हो रही है बाहर, और बहुत सारे देश हैं जो भारत में जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है वो उसको ठीक नहीं मानते हैं। कुछ आलोचना करते हैं, कुछ बिना आलोचना किए भी अपना संदेश दे रहे हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात एक मुस्लिम देश है, लेकिन उसने अपने यहाँ एक मंदिर बनाने की अनुमति दी अबू धाबी के पास, और एक सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। तो आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सहिष्णुता में मानते हैं, लेकिन हम अब मस्जिदों को तोड़ तोड़ के मंदिर बनाना चाहते हैं। और एक संयुक्त अरब अमीरात है जो एक मुस्लिम देश है, वो एक मंदिर बना के हमें संदेश दे रहा है कि हमें सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करना चाहिए। तो आज के लिए इतनी ही बात। अब अगले हफ्ते हम और बातों को लेके आएंगे। धन्यवाद।